नमस्कार दोस्तों, 17 अगस्त 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। एक आर्टिकल है तमिलनाडु के बजट को डिकोड करने के बारे में। तमिलनाडु बजट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब चूंकि द हिंदू है, एक साउथ इंडिया की पब्लिकेशन है, तो यहाँ पे जो साउथ इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बजट्स को ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर किया जाता है, तो बहुत से व्यू पॉइंट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। हम एक दो बार देख चुके हैं, तो बार बार इस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं। फिर रीसेंट जो रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी की, इंटर गवर्नमेंटल प्लानिंग ऑन क्लाइमेट चेंज की, उसके ऊपर मैंने भी एडिटोरियल्स में कवर किया है। विनीत सर ने भी एक अलग से वीडियो बनाई है, तो इस पर अलग से हम लोग बात नहीं करेंगे। कौन कौन से आर्टिकल से बात होगी, तो फॉल ऑफ काबुल, इसको थोड़ा समझ में देख लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए जो 12 अगस्त को नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं हमारी सरकार ने, इस आर्टिकल को एक दो बार देख लेंगे। आप कह सकते हो कि ये दोनों आर्टिकल एक प्रकार के रिवीजन है। नेक्स्ट अगर पेज पे चलें तो यूएस पाक टाइज, यहाँ पे एक यूनिक प्रकार का फॉरेन पॉलिसी व्यू दिया हुआ है। यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं वो अभी पाकिस्तान के साथ नाराज चल रहे हैं। अब इनकी नाराजगी से क्या होने वाला है, क्या कुछ अचीव होगा अफगानिस्तान के क्वागमार के लिए, किस हद तक यूएसए पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल मानता है, और आगे आने वाले समय में यूएस को पाकिस्तान की तरफ अप्रोच कैसी रखनी है, पाकिस्तान की क्या अप्रोच होने वाली है, इन चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में एक काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये आर्टिकल लिखा है, ये ऑथर का नाम नहीं है, बट ये ग्लोबल एनजीओ के साथ जुड़ी हुई है, एक्टर है, इनकी फ़ोटो है यहाँ पे। ये इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रही है। इनका ये बोलना है कि इंडिया में मीडियन एज कम है, चाइना वेस्टर्न यूरोप से अगर कंपेयर करो तो दिस इज़ अ बिग, कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी टू कैश ऑन एंड इंक्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। और इसको ये इन्वायरमेंट के साथ जोड़ रही हैं, प्लास्टिक वेस्ट के साथ जोड़ रही हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के साथ जोड़ रही हैं। ओवरऑल ये बता रही हैं कि युद्ध के होने से ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली माहौल हो सकता है। तो क्या पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, इसको भी देखेंगे। कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस आर्टिकल। और नेक्स्ट एक जो अच्छा आर्टिकल मैं बोलूँगा आज का, सबसे सही आर्टिकल जो आपको एक बिल्कुल ही इनोवेटिव चीज़ के बारे में बताएगा, वो है थर्ड पार्टी फंडिंग। इसलिए इस आर्टिकल को मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो किसी भी आर्बिट्रेशन में, किसी भी आप कह सकते हो एडजुडिकेशन में, किसी भी मांडवली में, और लीगल मांडवली कि आप ट्राइब्यूनल के सामने गए या कोर्ट के सामने गए और किसी पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट आप एक केस लड़ रहे हो, तो ऐसे केसेस में थर्ड पार्टी किस हद तक फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो सकती हैं, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं, इसको देखेंगे। तो ये 5 आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया। तो आरती गर्ग ने हमको ज्वाइन किया। आरती गर्ग का ये सेकेंड मंथ है एज अ मेंबर, वेलकम बैक आरती। सौम्या प्रधान ने हमको ज्वाइन किया। सौम्या प्रधान का 9th मंथ है एज अ मेंबर, और वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक सौम्या। आपके कमेंट्स भी मुझे अक्सर कर दिख जाते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बैक अगेन। इशिता भारती ने हमको ज्वाइन किया। सुमन जतोलिया ने हमको ज्वाइन किया। राजेंद्र सिंह समयाल ने हमको ज्वाइन किया। जयवीर कौर ढिल्लौन ने हमको ज्वाइन किया। फिर कोकिला विगाड़ ने हमको ज्वाइन किया। कोकिला विगाड़ का ये सेकेंड मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक कोकिला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर नीना चौधरी ने हमको ज्वाइन किया। सुश्रुत मल्लिकार्जुन ने हमको ज्वाइन किया। सुश्रुत मल्लिकार्जुन का सेकेंड मंथ है एज अ मेंबर, वेलकम बैक सुश्रुत। फिर BHA लिखा हुआ है यहाँ पे, उनका नाम पूरा नहीं लिखा है, बट इन्होंने ज्वाइन किया, वेलकम BHA। अभिषेक कुमार ने हमको ज्वाइन किया। अशोक पनवार ने हमको ज्वाइन किया। भारती यादव ने हमको ज्वाइन किया। एस सौम्या ने हमको ज्वाइन किया। एस सौम्या का ये 4th मंथ एज अ मेंबर, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक एस सौम्या। एनोनिमस टी ने हमको ज्वाइन किया। तो एनोनिमस टी, एस सौम्या, स्पेशल वेलकम बैक एस सौम्या, 4th मंथ एज अ मेंबर। भारती यादव ने हमको ज्वाइन किया। अशोक पनवार ने ज्वाइन किया। अभिषेक कुमार ने हमको ज्वाइन किया। BHA ने हमको ज्वाइन किया। सुश्रुत मल्लिकार्जुन, वेलकम बैक सुश्रुत, सेकेंड मंथ एज अ मेंबर। देन नीना चौधरी ने हमको ज्वाइन किया। फिर कोकिला विगाड़ ने हमको ज्वाइन किया। कोकिला विगाड़ का सेकेंड मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक कोकिला। फिर जयवीर कौर ढिल्लौन, राजेंद्र सिंह समयाल, सुमन जतोलिया, इशिता भारती, सौम्या प्रधान, 9th मंथ एज अ मेंबर, स्पेशल थैंक्स टू सौम्या। आरती गर्ग सेकेंड मंथ एज अ मेंबर, थैंक यू सो मच आरती। तो ये थे आज के हमारे मेंबर्स को मैं ज़रूर रिकॉग्निशन देना पसंद करूंगा, 2 से 3 मिनट जाते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर मी, सो थैंक यू अगेन ऑल मेंबर्स। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना। अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं, आपका नाम मैं सुबह की वीडियो में लूंगा अगर आप हेल्प करते हैं तो। इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें।
आपको इंडो एडिटोरियल की PDF वहाँ पे मिल जाएगी लेक्चर के बाद। तो केस फॉर थर्ड पार्टी फंडिंग, सच फंडिंग कैन इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी फंडिंग एंड आर्बिट्रेशन होता क्या है, जिसको आप कभी कभी लिटिगेशन फंडिंग भी बोलते हो। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे एक अनरिलेटेड पार्टी टू अ डिस्प्यूट फाइनेंसेस द लीगल कॉस्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। द स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर receives part of the damages owed or recovered by the finance party in exchange for the funding. This form of funding is widely used in commercial arbitration and various litigations across the world. It is believed that this form of financing improves access to justice by providing advance funding and support against a lengthy and expensive litigation process. नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। समझिए, मान लीजिए कोई आर्बिट्रेशन हो रहा है किसी फाइनेंशियल डिस्प्यूट को लेके। एक है पार्टी ए, एक है पार्टी बी। ये पार्टी ए और पार्टी बी आपस में इस फाइनेंशियल लिटिगेशन में लड़ रहे हैं। इसने इसके ऊपर इल्जाम लगाया, बी ने ए के ऊपर इल्जाम लगाया, और कुछ पैसा यहाँ पे स्टेक पे है। मान लीजिए 100 करोड़ रुपया यहाँ पे स्टेक पे। तो अगर ए जीत जाता तो 100 करोड़ इसको मिल जाएगा, बी जीत जाता तो मान लो इसको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर एक तीसरी पार्टी की एंट्री होती है सी की, और सी बोलता है कि भाई हम ए को इस फाइनेंशियल लिटिगेशन में मदद करेंगे। तो सी बोलता है कि वी विल हेल्प ए इन दिस फाइनेंशियल लिटिगेशन, और कल की डेट में अगर सी की मदद से ए जीत जाता है तो जो भी पैसा ए को यहाँ 100 करोड़ रुपए मिलेगा, इस 100 करोड़ रुपए में से कुछ परसेंटेज ए को सी को देना पड़ेगा। मान लीजिए 20%, तो 20 करोड़ रुपया ए सी को दे देगा। तो इसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो आप? लिटिगेशन फंडिंग, थर्ड पार्टी फंडिंग। इस प्रकार की फंडिंग से एक तीसरी पार्टी यहाँ पे प्ले में आ जाती है, जो कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को मदद करती है, और वो मदद दान धर्म में नहीं कर रही। अगर उस मदद के चलते जीत जाती है कोई एक पार्टी, तो उसको पैसा देना पड़ेगा कुछ पार्टनरशिप का, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया। अब इस प्रकार की फंडिंग्स क्या अच्छी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में इस प्रकार की फंडिंग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी तारीफ भी की जा रही है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में लिटिगेशन प्रोसेस बहुत महंगा हो गया और बहुत बड़ा हो गया। जिस तरीके की फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स चलते हैं ना, उसमें लॉयर्स आते हैं। लॉयर्स एक एक सिटिंग के 2-2, 3-3 कुछ 5-5 लाख रुपए भी लेते हैं। महंगे महंगे लॉयर्स हैं। तो कुल मिला के ये जो लिटिगेशन प्रोसेस है बहुत लंबा है, इसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो हो सकता है कि जो दो पार्टीज यहाँ केस लड़ रही हैं भी, उनके पास ये हैसियत ना हो, तो कोई तीसरी पार्टी आ जाए तो काम बन सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो पार्टीज ए और बी लड़ रही हैं, तो एक तीसरी पार्टी सी ए को सपोर्ट कर रही है और एक चौथी पार्टी डी बी को सपोर्ट कर रही है। तो अगर बी जीत जाता है तो डी को कुछ शेयर मिलेगा। तो ये जो सी और डी हैं, ये एडेड इनसाइट्स लेके आते हैं, ठीक है ना, एडिशनल एनालिसिस करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मैकेनिज्म इसलिए भी दुनिया भर में अच्छे तरीके से चल रहा है क्योंकि सी और डी के एग्जिस्टेंस के बारे में जज को पता होता है। जी हाँ, जो जज बैठा है ना वहां पे मैटर को एडजुडिकेट करने के लिए, उस जज को मालूम है कि इस पर्टिकुलर पार्टी को पीछे से ये थर्ड पार्टी मदद कर रही है। इस प्रकार के फिनोमिना में जज का न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। और ये प्रकार की जो फंडिंग है ना, ठीक है ना, इसको आप डॉक्ट्रिन्स ऑफ मेंटेनेंस और चैम्पार्टी के अंदर इंक्लूड करते हो। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, इस प्रकार की फंडिंग को हिस्टोरिकली डॉक्ट्रिन ऑफ मेंटेनेंस और चैम्पार्टी के अंदर बैन किया गया था। जी हाँ, पहले इस प्रकार की फंडिंग को परमिशन नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन अब इस प्रकार की फंडिंग को धीरे धीरे करके परमिशन मिल रही है। यहाँ पे चैम्पार्टी और मेंटेनेंस में मेंटेनेंस किससे डील करता है? It deals with the assistance to maintain litigation by an unconnected third party by providing finance. तो भैया दो पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, एक पार्टी को लड़ने के लिए केस पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो कोई थर्ड पार्टी दे रही। चैम पार्टी क्या है? ये भी एक प्रकार का मेंटेनेंस है। refers to paying litigation cost by a third party for the objective of attaining a share of the proceeds of litigation. तो ठीक है भाई, अगर कोई एक पार्टी जीत जाती है तो वो कुछ परसेंटेज पैसा तीसरे को दे देगी। तो चैम पार्टी में परसेंटेज पैसा दिया जाता है और मेंटेनेंस में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। उसको भी अपने सेट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि जीत गए तो ये चीज़ हम वापस लेंगे। अब शुरुआत में तो इस प्रकार की चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया क्योंकि इससे अननेसेसरीली एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो सकता है, ऐसा बोला गया। लेकिन धीरे धीरे करके इस चीज़ में बैकग्राउंड में इसको रिलैक्स किया गया, मतलब इस प्रकार की चीज़ों को अलाउ किया गया। अच्छा, पहले इसको डिसअलाउ क्यों किया गया था? प्रोहिबिशन इसका क्यों किया गया था? क्योंकि मीडियल इंग्लैंड में जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब बड़े बड़े जो स्टेट के राजा, जो एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स हुआ करते थे इंग्लिश सोसाइटी में सब अमीर नहीं थे, कुछ अमीर थे, कुछ गरीब भी थे। तो अमीरों का जो लॉट हुआ करता, जो फ्यूडल एलिमेंट्स थे, जैसे हमारे यहाँ पे जमींदार, जोतेदार, मनी लेंडर्स, उसी प्रकार से इंग्लिश की सोसाइटी में जो फ्यूडल लॉट्स हुआ करते थे, वो अपने एनिमीज को परेशान किया करते थे बाय फाइलिंग फ्रिवोलस लॉ सूट्स।
तो कोर्ट्स में उल्टे सीधे लॉ सूट इंक्लूड कर दिए केस को आगे खींचने के लिए। तो ओवरऑल चैम्प पार्टी और मेंटेनेंस जैसी चीजें उस समय पे लॉ प्रोसेस को गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करती थी, इसलिए पहले इसको बंद करके रखा गया था। लेकिन आज की डेट में करंट एरा में इसको अलाउ किया गया। करंट एरा में फॉर इम्प्रूविंग एक्सेस टू जस्टिस मेंटेनेंस और चैम्प पार्टी जैसे डॉक्ट्रिन को अलाउ किया गया। थर्ड पार्टी फंडिंग या फिर कह लीजिए लिटिगेशन फंडिंग को अलाउ किया गया। इंग्लैंड में भी, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह अलाउ किया गया। इंडिया में तो इसके ऊपर कभी बैन था ही नहीं। इंडिया में शुरुआत से मेंटेनेंस और चैम्प पार्टी के डॉक्ट्रिन अलाउ हो रहे हैं, कभी भी इसके ऊपर कोई भी बैन नहीं था। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा, यहाँ दो प्रकार की चीजें इन्वॉल्व हैं। एक यहाँ पे इन्वॉल्व है आपका वो केसेस जो कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और दूसरी चीज है आपकी वो केसेस जो ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं। आपको पता है कि ट्राइब्यूनल बने हुए हैं हमारे यहाँ पे। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज का अपना, जीएसटी का अपना। तो अलग अलग फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल्स भी बने हुए हैं, और फाइनेंशियल केसेस को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी डिस्कस किया जाता है। अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम कानूनों को देखो तो देखिए कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे जो लॉयर्स हैं, समझिएगा बात को, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे जो लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट हैं, वो इस प्रकार की फंडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। मतलब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई फाइनेंशियल केस चल रहा है। अब उस फाइनेंशियल केस में एक पार्टी है बी। अब ए पार्टी की तरफ से जो लॉयर लड़ रहा है, मान लो एल, तो लॉयर एल बोलेगा कि अगर ए पार्टी जीत जाती है तो तुम्हारे को जितना भी पैसा मिलेगा उसमें से इतना % शेयर मुझे दे देना। तो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स, कुछ स्पेसिफिक प्रकार के फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि लॉयर यहाँ पे फंडिंग नहीं कर सकता। मतलब जो लॉयर किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से लड़ रहा है उसको ओवरऑल पैसे में से कुछ % शेयर मिल जाए, ये सही नहीं है। लेकिन ये कोर्ट्स में एप्लीकेबल होता है। एक और बात, नॉन लॉयर थर्ड पार्टी फंडिंग अलाउड है। समझिए, सुप्रीम कोर्ट में दो केसेस चल रहे हैं, दो पार्टी आपस में लड़ रही हैं, और एक पार्टी की तरफ से एक लॉयर ये बोल रहा है कि भाई तुम जीत गए तो मुझे इतना % शेयर दे देना, ये अलाउड नहीं है, वो भी स्पेसिफिक टाइप के केसेस में। बट नॉन लॉयर फंडिंग अलाउड है। कोई इंस्टीट्यूशन आके किसी पार्टी को सपोर्ट दे रहा है, वो अलाउड है। एक और चीज इंडिया में सेग्रीगेटेड नहीं है अभी। एक और चीज इंडिया में कौन सी चीज सेग्रीगेटेड नहीं है कि भाई कोर्ट्स में तो आप ओवरऑल थर्ड पार्टी फंडिंग में थोड़ी बहुत फिर भी रोक लगाई गई है। अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में थर्ड पार्टी फंडिंग ओपनली चलती है, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। अब 2019 में एक डिसीजन आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का, जायसवाल अशोक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पंसारे लॉर्ड केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सॉरी, इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला, कंटिंजेंट फी एग्रीमेंट entered by an advocate to represent his client before an arbitrator was not void। मतलब कि हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है और हाई कोर्ट के अंदर दो पॉलिटिकल बार बार निकल रहा है। दो पार्टीज ए और बी मान लो आपस में लड़ रही हैं, और मान लो ए ने अपना लॉयर हायर किया L1 और बी ने अपना लॉयर हायर किया L2, और L1 L2 ने लॉयर्स ने अरेंजमेंट किया ए बी के साथ, तुम जीत गए तो तुमको जितना भी पैसा मिलेगा उसमें से इतना % पैसा मुझे दे देना। तो इसको आप कह सकते हो कि लॉयर की कंटिंजेंट फी एग्रीमेंट। मतलब लॉयर अगर केस जीतता है तो जीतने के बाद जितना भी पैसा किसी पर्टिकुलर पार्टी को मिल रहा है उसका % दे दिया जाएगा लॉयर को। अब इस प्रकार की एक्टिविटी को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। ठीक है, नियम कानून में भी कुछ ऐसे लॉज निकल के आते हैं जिसमें ये मना है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ये मना नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि ये अलाउड है। तो अब आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील भी पड़ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। तो कुल मिला के इंडिया के अंदर इस बात पे क्लैरिटी नहीं है कि कोर्ट में किस हद तक कंटिंजेंट फंडिंग एडवोकेट्स की अलाउड है। ट्राइब्यूनल्स में तो देखो अलाउड मानी जाती है। ट्राइब्यूनल में जो केसेस लड़े जाते हैं ना, वहां पे कंटिंजेंट फी एग्रीमेंट लॉयर साइन कर सकता है। मतलब लॉयर पार्टी को ये बोल सकता है कि तुम अगर केस जीत गए तो तुम अपने जीते हुए पैसों में से इतना % मुझे दे देना। बट कोर्ट्स में ये चीज पूरी तरीके से भी अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक रखा है, और भी कुछ नियम कानून है, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम कानून है, उसने भी रोक रखा है। ठीक है, हमारे जो बिजनेस से रिलेटेड लॉज हैं, इन ये क्या नाम से आपके ये कॉमर्स से रिलेटेड लॉज हैं, उसमें भी इसके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो कोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, ट्राइब्यूनल्स में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो कोर्ट में भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा बोल दिया यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, इसके अगेंस्ट अपील फाइल हो चुकी। तो ये जो थर्ड पार्टी फंडिंग है, ये चीज भाई इंडिया में अवेलेबल है, बट इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। केस बाय केस ये वेरी करती है। कहीं पे थर्ड पार्टी फंडिंग को जस्टिफाई किया जा सकता है, कहीं पे नहीं किया जा सकता है। फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो कल की डेट में ये भी हो सकता है कि ट्राइब्यूनल में कोई कंटिंजेंट लॉयर एग्रीमेंट साइन किया जाए
और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका अपील चली जाए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फिर इस बात पे बहस होने लगी कि यहाँ पे तो लॉयर कंटिंजेंट एग्रीमेंट था इसलिए ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई। तो ऑथर यही बोल रहा है कि भाई जो थर्ड पार्टी फंडिंग वाली प्रैक्टिस है ना, ये इंडिया में आनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी फंडिंग बहुत सारी चीज़ों में बहुत मदद करती है। ये जो हमारा कोर्ट सिस्टम है ना, अगर आप देखो तो जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने लिटिगेशन रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनर कर सकते हैं। और जो थर्ड पार्टी यहाँ पे आती है ना, अब अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे आके लिटिगेशन का खर्चा उठा रही है, लॉयर की फीस दे रही है, तो वो कुछ सोच समझ के आ रही होगी, उसने इस चीज़ की पर्टिकुलर एनालिसिस की होगी, इसमें वो कुछ और वैल्यू एडिशंस करेगी, प्रॉपर तरीके से नियम कानून को डिकोड करेगी। तो कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो थर्ड पार्टी आ रही है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी अगर आएगी तो कुछ नए इंसाइट्स लेके आएगी। अगर वो अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करेगी तो इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करेगी कि लीगली कि वो केस जीत जाए। ओके, और खास बात यह है कि इसके लिए हम लोग इंटरनेशनल नियम कानून उठा सकते हैं, जैसे कि हांगकांग के जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रूल्स हैं, हम इससे बहुत हद तक चीज़ें समझ सकते हैं और अपने यहाँ पे थर्ड पार्टी फंडिंग के रूल्स को बदल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि जब भी थर्ड पार्टी फंडिंग हो, ठीक है, जो भी जज बैठा हो वहां पे या फिर जो भी आर्बिट्रेटर हो, जैसे कि ट्राइब्यूनल में अगर थर्ड पार्टी फंडिंग से रिलेटेड कोई केस चल रहा है तो आर्बिट्रेटर ट्राइब्यूनल में कोई इमरजेंसी आर्बिट्रेटर होगा, कोर्ट्स में कोई जज बैठा होगा, तो जो भी उस आर्बिट्रेशन को डिसाइड करने के लिए अथॉरिटी बैठी है, उस अथॉरिटी को ये पता होना चाहिए कि कौन स्पॉन्सर है, कौन थर्ड पार्टी फंडर है। तो अगर ए और बी के बीच में लड़ाई चल रही है और इसको आर्बिट्रेट या इसको जज कर रहा है कोई जज जे, तो इस जज जे को पता होना चाहिए कि ए को पीछे से कौन स्पॉन्सर कर रहा है और बी को पीछे से कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उन स्पॉन्सर्स के बैकग्राउंड क्या है, उन स्पॉन्सर्स का इस केस में इंटरेस्ट क्या है, उन स्पॉन्सर्स के पॉइंट्स क्या हैं, और उस पॉइंट्स के आधार पर जे अपना डिसीजन दे सकता है। तो ये चीज़ बताई गई है। अगर हम इस चीज़ को इंडिया में इंप्लीमेंट कर पाते हैं, डेफिनेटली हम थर्ड पार्टी सिस्टम के सिस्टम को इंडिया में और इम्प्रूव कर पाएंगे। ये बात यहाँ पे बताई गई। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई हो। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। यूएस पाक टाइज amid changes in Afghanistan, Pakistan's non-challenge towards the Taliban undermines its attempts to reset relations with Washington. देखिए, इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन है वो पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, और इस बात की फ्रस्ट्रेशन रिसेंटली जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोहिद यूसुफ, उन्होंने भी दिखाई है। मोहिद यूसुफ ने साफ साफ बोला है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो बहुत लंबे समय से जो बाइडन से बात करना चाहते हैं, बट जो बाइडन सीधे सीधे यहाँ पे इमरान खान को इग्नोर कर रहे हैं। वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पे मिस्टर यूसुफ ने धमकी सी दी है, एक इनडायरेक्ट धमकी दी है यूएसए को कि यूएसए अगर हमसे बात नहीं करना चाहता है तो हमारे पास भी ऑप्शंस हैं। अब खास बात यहाँ पे ये है कि क्या ऑप्शंस है पाकिस्तान के पास, इसको भी थोड़ी देर में देखते हैं। इन सब की शुरुआत कब हुई? जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्रीमेंट साइन किया फरवरी 2020 में तालिबान के साथ। पावर शेयरिंग एग्रीमेंट था तालिबान सरकार और अफगान गवर्नमेंट के बीच में। उस समय पे ये बात क्लियर हो गई थी कि यहाँ पे अफगान गवर्नमेंट मार्जिनलाइज होने वाली है और तालिबान को सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि इस एग्रीमेंट में तालिबान ने बोला था कि हम सीज फायर करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान ने लड़ाई बंद नहीं की। अब जब तालिबान ने लड़ाई बंद नहीं की तो यूएस को भी पुल बैक नहीं करना चाहिए था, बट यूएस एक्चुअली में यहाँ पे पुल बैक कर गया। अब इस पूरे मुद्दे में क्या तालिबान कभी हारा है? जी बिल्कुल हारा है। यूएस ने तालिबान को खदेड़ दिया था और खदेड़ को इनको कहाँ भेज दिया था? पाकिस्तान में भेज दिया था। बट पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ पे प्रॉपर तालिब सेंचुरीज बनी हुई है जहाँ पे तालिबान के आतंकियों को पूरा सपोर्ट दिया जाता है। तो उसके चलते ओवरऑल यूएस बहुत लंबे समय से पाकिस्तान से फ्रस्ट्रेट रहा है। यूएसए का ये बोलना है कि ओवरऑल पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में वो डबल साइडेड है। वो एक तरफ यूएसए को एश्योरेंस देता है कि हम आपके साथ हैं, बट पीछे से वो तालिबान और बाकी टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट भी देता है। तो कुल मिला के यहाँ पे ओवरऑल तालिबान ने जो मिलिट्रीली कैप्चर किया अफगानिस्तान को, इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है, यूएसए का ये बोलना है। और इसीलिए यूएस के प्रेसिडेंट यहाँ पे इमरान खान से बात नहीं कर रहे। एक्चुअली में यूएस इज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड विद पाकिस्तान। रीजन बीइंग कि भाई ओवरऑल अब पूरी दुनिया में यूएसए को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और इसकी बहुत बड़ी वजह कौन है? इसकी बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान है। तालिबान अब घुस आया है अफगानिस्तान के अंदर, काबुल में उसका कंट्रोल ऑलमोस्ट हो गया। अफगान इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिशियंस, मिलिशियाज, सबके ऊपर अब यहाँ पे तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। एक स्टेबल, डेमोक्रेटिक और पीसफुल अफगानिस्तान बनाने की जो बात थी वो अब हट चुकी है। नाम बदल चुका है, झंडा बदल चुका है, और ज़्यादा रिलीजियसली रेडिकलाइज किया जा रहा है उस कंट्री को। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं।
अब अगर आप तालिबान की बात करो तो इस पूरे इशू में तालिबान को बैक एंड से बहुत कंट्रीज का सपोर्ट भी मिला है, जैसे रशिया हो गया, जैसे चाइना हो गया, इन सब कंट्रीज का सपोर्ट भी मिला है आपका तालिबान को। बट तालिबान किस हद तक अपने प्रोमिसेस को पूरा करेगा ये देखना बाकी है। ओवरऑल एक बात तो क्लियर है कि अब कितना भी बुरा हो जाए अफगानिस्तान में, इस बात के चांसेस बहुत कम है कि यूएसए वापस जाके अफगानिस्तान की लड़ाई में इन्वॉल्व होगा। एक बार यूएसए अपनी मिलिट्री को लेकर बाहर निकल गया है तो इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि फिर से यूएसए इंटरवीन करे अफगानिस्तान के अंदर। गॉट इट। प्लस खास बात यह है कि जो ओवरऑल तालिबान के लिए सपोर्ट है पाकिस्तान की सरकार का, ये पाकिस्तानी इसको भी साफ साफ नजर आता है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो जनता है वो भी इस बात से नाराज है कि पाकिस्तान सरकार क्यों इतना सपोर्ट दे रही तालिबानियों को। इसलिए ओवरऑल रिसेंटली इमरान खान ने अपने देश में अनाउंसमेंट किया कि हमारा तालिबान के साथ कोई लेना देना नहीं है, अपने देश के आवाम को दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम तालिबान के साथ इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए। बट ये तो पाकिस्तान के लोग भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जानती है कि इमरान खान के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है तालिबान के लिए। ओवरऑल पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, सरकार, आर्मी, सब कहीं ना कहीं टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है। तो कुल मिला के अगर यूएसए अफगानिस्तान में हारा है तो इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल को उसको ठहराया जा रहा है, पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। गॉट इट। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात आप ये देखोगे कि ओवरऑल पिछले 6 महीने से इमरान खान जे बाइडेन से बात नहीं कर पा रहे, मतलब, और इस टाइम पीरियड में जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कई बार बात की। तो इंडिया के साथ इन्वॉल्व हो रहा है यूएसए, बट पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। इसकी एक और वजह, एक वजह यह है कि बहुत लंबे समय से मिस्टर बाइडेन और यूएसए इस बात को चाहते थे। तो एक तो अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन इस बात पे कि पाकिस्तान ने अमेरिकन बेसिस को पाकिस्तान के सॉइल पे बनने नहीं दिया। अफगानिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस करने के लिए यूएस चाहता था कि अपना एक परमानेंट बेस वो पाकिस्तान में बना ले। पाकिस्तान की जो बगल में कंट्रीज है आपकी, ईरान, वहां तो चलो बनाने से रहे, और तजिकिस्तान में भी नहीं बन पाएगा। पाकिस्तान ने इस बात के लिए मना कर दिया। इनफैक्ट पाकिस्तान की सरकार के ऊपर मीडिया, लोगों का बहुत सपोर्ट है कि भाई यूएस बेस्ड मिलिट्री बेसिस यहाँ ना बनने दो। तो यूएस को सीधे सीधे पाकिस्तान ने मदद कर दिया कि भाई हम आपको मिलिट्री बेसिस तो नहीं बनाने देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे यूएसए बहुत नाराज है कि इतने लंबे समय से हमने इतना पैसा आपके यहाँ पे इन्वेस्ट किया पाकिस्तान के अंदर, इतनी आपकी डेवलपमेंटल एड की, मिलिट्री एड की, और उसके बाद भी इस तालिबान के इशू को लेके पाकिस्तान ने एक डबल गेम खेला है। और ओवरऑल इस पूरे मुद्दे में अमेरिका को इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस भी नहीं करने दिए। अमेरिका ने जिस तालिबान को हराया उस तालिबान को पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट दिया। तो ये सब चीज़ों को लेके अमेरिका यहाँ पे बहुत नाराज है। और हो सकता है इंडिया के लिए यहाँ पे अच्छा ऐसे हो जाए कि आने वाली जो FATF की मीटिंग है जिसमें पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की बात की जा रही है, ये जो तालिबान यहाँ पे जीता है ना अफगानिस्तान के अंदर, इसका एक इम्पैक्ट ये भी आ सकता है कि कल की डेट में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए आपका FATF में, एंड दैट विल बी अ मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री। क्योंकि ये बात तो देखो क्लियर है कि तालिबान की जीत में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। तालिबान के अंदर जितना गोला बारूद, जितना असला जाता है तालिबान की लड़ाई के लिए, वो सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो सारा एम्यूनिशन, सारा गोला बारूद, सारी बंदूकें, ये सब पाकिस्तान के बॉर्डर से जा रही है अफगानिस्तान में लड़ाई के लिए। तो जब टेररिस्ट इश्यूज को लेके FATF में ऑलरेडी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात चल रही है, तो अब हमारे पास इनफ रीजंस अवेलेबल हैं कि पाकिस्तान को ओवरऑल FATF में ब्लैकलिस्ट में डाला जाना चाहिए। और यूएस मेरे ख्याल से इस बात पे काफी जोर लाने वाला है, इस बात पे कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए। एक और बात यहाँ पे बताई जा रही है, ये जो मिस्टर यूसुफ हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं पाकिस्तान के, इनका क्या बोलना है कि भाई हमारे पास और ऑप्शंस हैं। हाँ, पाकिस्तान के पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं? तो देखा जाए कि पाकिस्तान का जो नंबर 1 ऑप्शन है वो है चाइना। बीजिंग इस समय पे पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहा है। हालांकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट ऐसा नहीं है कि कोई दान धर्म में कर रहा है या बहुत अच्छा दोस्त है, सिर्फ इसलिए सपोर्ट हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान एंटी इंडिया है और चाइना जानता है कि आगे आने वाले समय में चाइना को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो इंडिया है। और चाइना यूएस वाली गलती नहीं करेगा। यूएस को एक कंट्री टक्कर दे सकती थी, चाइना, उसके बाद भी यूएस ने चाइना को उठने की मदद की। लेकिन चाइना इस बात को जानता है कि चाइना को एक कंट्री टक्कर दे सकती है, इंडिया, लेकिन चाइना किसी भी हाल में इंडिया को उठने में मदद नहीं करेगा। वो हर जगह पे इंडिया को पुश बैक करने की कोशिश करेगा। प्लस और रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो रशिया के साथ, ईरान के साथ, टर्की के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की है पाकिस्तान से, बट इंटरनेशनल फ्रंट पे ये कंट्रीज भी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगी।
अच्छा, ऐसा नहीं है कि यूएस ने अपने सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स पाकिस्तान के बंद कर दिए। जो स्पेशल इन्वॉय हैं जालिम खलीजाद यूएस की तरफ से, वो कई बार इस्लामाबाद जा चुके हैं, रावलपिंडी जा चुके हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन कई बार टेलीफोन पे अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट शाह महमूद कुरैशी से बातचीत कर चुके हैं। तो डेफिनेटली डिप्लोमेटिक लेवल पे एंगेजमेंट हो रहा है। बट जो बात प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बात करने में है, जो बाइडेन और इमरान खान की बात करने में, वो बाकी डिप्लोमेट्स की बात करने में नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इतना कोल्ड शोल्डर यहाँ पे निकल के आ रहा है। पाकिस्तान की यूएस के रिश्ते उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिग अपॉर्चुनिटी। राइजिंग यूथ पॉपुलेशन इन इंडिया कैन बी ए सिल्वर लाइनिंग। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? देखिए, इंडिया की जो मीडियन एज है 2022-23 तक कितनी होने वाली है? 28 साल। इसके कॉन्ट्रास्ट में चाइना की मीडियन एज कितनी है? 37। वेस्टर्न यूरोप की कितनी है? 45। अब इसको एज के पर्सपेक्टिव से क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि जितनी कम आबादी उतना ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जितने कम एज के लोग उतने ही ज़्यादा लोग वर्कफोर्स के अंदर, और अगर उतने ज़्यादा लोग वर्कफोर्स के अंदर तो उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिक कैपेसिटी एक देश की बन सकती है। लेकिन अब इसमें यहाँ पे ऑथर ने एक चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया, वो मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलप करने की ज़रूरत है। ये जो हमारी इतनी बड़ी वर्कफोर्स है ना, और ये जो 28 साल वाले जो मीडियन एज वाला जो फिगर है ना, और ये जो करोड़ों की आबादी में लोग हैं, ये हमारे एसेट होने की बजाय ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी हो सकते हैं अगर हमने इनको सही तरीके से ट्रेन नहीं किया, इनको सही तरीके से पढ़ाया लिखाया नहीं, इनको सही तरीके से शिक्षा नहीं दी, इनकी काबिलियत को नहीं बढ़ाया, स्किल सेट को नहीं बढ़ाया। तो और इसके लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, केवल 10 साल। 10 साल के अंदर हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नहीं तो सरकार को इस यंग आबादी से मदद तो नहीं मिलेगी, सरकार को वेलफेयर स्कीम्स में और पैसा खत्म करना पड़ेगा इस यंग आबादी को सस्टेन करने के लिए। क्योंकि आबादी कितने भी हो, खाना पीना तो खाएगी ना। अब वो खुद इकोनॉमिक प्रोसेस करके अपना कुछ काम कर ले तो बात अलग है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही है तो वो बर्डन बन जाती है अपने माँ बाप के ऊपर, ओवरऑल खुद के ऊपर भी, सोसाइटी के ऊपर भी। एक इंडिविजुअल, आप सोचिए, एक इंडिविजुअल जो नौकरी कर रहा है उसको एसेट की तरह देखा जाता है। जो बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है उसको तो भाई सोना समझा जाता है, और जो कुछ नहीं कर रहा है उसको बोझ समझा जाता है, खुद के घर में भी, अपने माँ बाप के द्वारा। तो यही सच्चाई है। तो इसीलिए ये इंडिया के कंटेक्स्ट में भी सच बैठता है। फिर अगर आप देखो तो इंडिया की जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है वर्किंग पॉपुलेशन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाए, तो एक फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड निकल आएगा। और इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में भी ये चीज़ हमको मदद करेगी। अभी हमको कैसे मदद करेगी? सबसे पहले समझते हैं कि कोविड-19 के नुकसान क्या हो रहे हैं। OECD की रिसेंटली एक स्टडी हुई, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की स्टडी का ये बोलना है कि 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा का जो पर कैपिटा इनकम का इक्विवेलेंट है, ये 2021 के एंड तक लॉस्ट हो जाएगा। OECD की स्टडी ये बोल रही है कि भैया इक्विवेलेंट ऑफ 5 ईयर्स और मोर ऑफ पर कैपिटा इनकम, मतलब पिछले 5 सालों में जो भी पर कैपिटा इनकम रही है या उससे ज़्यादा में, वो सब 2021 के एंड तक लॉस्ट हो जाएगी। मतलब हमने जो कुछ भी अपनी नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को पिछले 5 सालों में बढ़ाया अपनी 3 इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते, वो 2021 और 2020 के कोरोना पैंडेमिक के चलते पिछले 5 साल के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी। जो 5 साल पहले हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो आज होगी। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है कि डीप ग्लोबल रिसेशंस देखने को मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगी, ह्यूमन कैपिटल डिस्प्लेस होगा, जॉब्स जाएंगी, स्कूल नहीं जा पाएंगे लोग, ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन्स टूटेंगी। ये सब ऑलरेडी हो रहा है, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ और क्या क्या चैलेंजेस हैं? तो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और जो ऑनगोइंग क्लाइमेट रिपेयर प्रोग्राम्स हैं वो इतने इफेक्टिव है नहीं कि वो क्लाइमेट चेंज डिटोरिएशन को रोक पाए। हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ रहा है, और ये जो बढ़ता हुआ प्लास्टिक का प्रयोग है ये ओशंस और लैंडफिल्स में पहुंचेगा, फिशरीज में पहुंचेगा, ओवरऑल हमारे टूरिज्म मैरीटाइम इंडस्ट्री को $40 बिलियन का नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट बोलती है। तो डेफिनेटली कोविड-19 भी एक चैलेंज है, और ये हमारे इकोनॉमिक रिसेशन और क्लाइमेट चैलेंज के प्रॉब्लम को और ज़्यादा एग्रीवेट कर रहा है, और ज़्यादा मुश्किल कर रहा है। उसके बावजूद यहाँ पे ऑथर ये बोल रही हैं, इतनी खराब कंडीशंस के बावजूद भी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है ना, उसमें एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई पड़ रही है। और ये किसके दम पे दिखाई पड़ रही है? हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के दम पे दिखाई पड़ रही है। हमारे कंट्री का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बहुत यंग है, हमारी लेबर फोर्स बढ़ी हुई है, इसके चलते ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और प्रोडक्टिव हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है,
इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। और जैसे जैसे आप देखोगे कि समय के साथ साथ परचेजिंग पावर ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसके साथ साथ एक बड़ा मार्केट होगा। देखिए, लोग जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे बनेंगे, जो भी वर्किंग पॉपुलेशन के एज के लोग हैं, उनको अगर आपने स्किल सेट प्रोवाइड कर दिया, वो नौकरी करेंगे, उनकी जेब में पैसा आएगा, वो पैसा खर्च करेंगे, उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले आप नौकरी नहीं करते थे, तो आप ज़्यादा अपने लिए चीज़ें नहीं खरीद पाओगे। कभी कभार मम्मी पापा ने पैसे दे दिए तो आपने खरीद ली। आप नौकरी करने लगे, मान लो 15,000 की नौकरी करने लगे, तो भी आपके पास पैसे रहेंगे कि चलो हम चल के अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेते हैं, 2 महीने की तनख्वाह बचा के अपने लिए फ़ोन खरीद सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम खर्च कर सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जब ये कमाने लगेगी तो ये अपने ऊपर खर्चा कर पाएगी, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर खर्चा कर पाएगी, इसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, चीज़ों खरीदने की काबिलियत बढ़ेगी, ये चीज़ें खरीदेगा। इससे जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो बड़ा होगा। ऑलरेडी इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। दुनिया भर की कंपनीज इंडिया में आके अपनी दुकानें खोलना चाहती हैं, दुनिया भर के ब्रांड्स इंडिया में आके अपने शोरूम खोलना चाहते हैं। तो ऑलरेडी हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है और वो और बढ़ सकता है। और अगर डोमेस्टिक मार्केट बढ़ेगा तो और इन्वेस्टमेंट आएगा, और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये सब एक्सपोनेंशियली काम करता है अगर एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाए। फिर यहाँ पे सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस रिसर्च की भी एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट का ये बोलना है कि पैंडेमिक के बावजूद इंडिया 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की इकॉनमी बन जाएगा। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को बैक किया है ड्यूची बैंक की एक रिपोर्ट है। ड्यूची बैंक क्या बोलता है, आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन अगर गलत कर रहा हूँ। अभी के लिए इंडिया की इकोनॉमी लगभग $2 ट्रिलियन है, नॉमिनल बेसिस पे, परचेजिंग पावर बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूँ। परचेजिंग पावर पैरिटी में $5 ट्रिलियन से ज़्यादा है। अब नॉमिनल और परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या फ़र्क है, ये जानना है तो रमेश सिंह की वीडियोस देखो। चलो मैं आपको ये बताता हूँ। आप मुझे एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने शब्दों में नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताओ कि नॉमिनल जीडीपी और परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। कहीं से कोई डेफिनेशन मत चापना, अपने शब्दों में लिखो। क्योंकि यूपीएससी मेंस में आपको आंसर तो लिखना ही है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। तो सेंटेंस फॉर्मेशन की एक प्रैक्टिस करो। ज़्यादा ये मैं सोचो कि कौन क्या जवाब देने वाला, अपने शब्दों में नीचे लिख के बताओ नॉमिनल जीडीपी और परचेजिंग पावर जीडीपी के बीच में फ़र्क क्या है। ठीक है। ड्यूची बैंक की रिपोर्ट ये बोलती है कि जो अभी $2 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है, वो $7 ट्रिलियन पहुंच जाएगी 2030 तक। और ये सब किसके दम पे कहा जा रहा है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड। प्लस जो यंग पॉपुलेशन है ना, वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है। ये यंग पॉपुलेशन ज़्यादा क्लाइमेट कॉन्शियस है। ज़्यादा क्लाइमेट कॉन्शियस होने का मतलब क्या है कि क्लाइमेट को नुकसान ना पहुंचे, इस बात की कोशिश करती है ये यंग पॉपुलेशन। तो ये यंग पॉपुलेशन इस बात का ध्यान रहती है कि भाई क्लाइमेट चेंज का रियल टाइम इम्पैक्ट क्या है। नेचुरल डिजास्टर्स मतलब बढ़ रहे हैं, तो फ्रॉम इंक्रीजिंग नेचुरल डिजास्टर्स टू लेसनिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस पर्टिकुलर यंग जनरेशन का क्या बोलना है कि भाई देखिए, हम कुछ इस प्रकार के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे जो ज़्यादा ग्रीन है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट की यंग पॉपुलेशन आप देखोगे, पानी कम वेस्ट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कम जलाना। आप में से बहुत सारे लोग खुद इस बात को फॉलो करते होगे क्योंकि आप इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो। कभी कभार आपको आपके मम्मी पापा ज़्यादा पानी खर्च करते दिख जाते होंगे, तो आप उनको रोकते होगे कि मत खर्च करिए, पानी कम है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो यंगर जनरेशन होती है ना, वो ज़्यादा क्लाइमेट कॉन्शियस होती है। ठीक है। और यूएन की रिपोर्ट भी ये बोलती है ऑन क्लाइमेट चेंज दैट क्लोज टू 500,000 यूथ अराउंड द वर्ल्ड हैव टेकन और आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज थ्रू इनिशिएटिव्स एट देयर होम्स, स्कूल्स एंड कम्युनिटीज। मतलब 5 लाख से ज़्यादा यूथ्स पूरी दुनिया में एक्शन ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, अपने घरों में, अपने स्कूलों में, अपनी कम्युनिटी में। कैसे एक्शन ले रहे हैं, तो एक्शन लेने का तरीका ये है कि भाई वो बिजली पानी कम इस्तेमाल करेंगे। ओके, वो ओवरऑल आप कह लो कि जब घर कमरे पे नहीं बैठे तो पंखा कम चलाएंगे, अपनी कार को पाइप से धुलने की ना बजाय एक बाल्टी में पानी भर के मग्गे से धोएंगे। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव्स के थ्रू जो यंग पर्सन्स हैं वो ऑलरेडी अपनी क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर रिसेंटली एक फ्यूचर ऑफ वर्क सर्वे भी कराया गया है प्रिंस ट्रस्ट और HSBC के द्वारा, जिनका ये बोलना है कि इंडिया के जो 85% यूथ्स हैं दे आर इंटरेस्टेड इन अ ग्रीन जॉब। इनका क्या बोलना है कि भाई अगर हम एक ग्रीन जॉब में इन्वॉल्व होते हैं, एक ऐसी कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं जो कि ग्रीन तरीके से ऑपरेशंस कर रही है, ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है, तो हम इन्वायरमेंट के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा निभा सकते हैं। तो वो कोल बेस्ड पावर प्लांट में काम ना करके सोलर बेस्ड प्लांट या फिर विंड बेस्ड प्लांट में काम करना प्रेफर करेंगे। तो कुल मिला के अगर आप क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात करोगे
तो इंडिया वन ऑफ द टॉप में है। अगर आप क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 देखो तो टॉप 10 रैंकिंग्स में इंडिया आता है। G20 में से केवल 2 कंट्रीज इंडिया यूके ये टॉप 10 में आते हैं, ना चाइना ना यूएसए ना फ्रांस, कोई और कंट्री नहीं है टॉप 10 में, केवल इंडिया और यूके है। मतलब हमने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है और ये इंटरनेशनल रैंकिंग्स हमको बता रही है और इसको और इम्प्रूव करने की हमको ज़रूरत है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे मॉडल्स हमको बनाने हैं जिसके बेसिस पे हम अपने पॉपुलेशन का भी सही तरीके से इस्तेमाल करें, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर सकें, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को भी आगे बढ़ा पाएँ और कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन और मंदी से लड़ पाएँ। ये बात यहाँ पे ऑथर ने बताई है। तो ओवरऑल यूथ के क्या क्या फ़ायदे हैं इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है ऑथर ने। आई होप आपको आर्टिकल पसंद आया हो। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। फॉल ऑफ काबुल, विद अफगानिस्तान अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ तालिबान द फ्यूचर लुक्स ब्लीक। भाई सीधी बात है, पुराना सर्कल यहाँ पे रिपीट हो गया। जो पहले हुआ था आज से 1996 में, तो 1996 को हुए आप कह सकते हो कि लगभग 25 साल हो चुके हैं, 25-26 साल हो चुके हैं। तो 15 अगस्त को वही चीज़ हो गई जो ऑलमोस्ट 25 साल पहले हुई थी। आपका तालिबान का पूरा कब्जा हो गया अफगानिस्तान के ऊपर। इनफैक्ट 25 साल पहले जो हुआ था ना, वहां पे पूरा कब्जा नहीं हुआ था, यहाँ पे पूरा कब्जा हो गया। 5 मिलियन आप कह सकते हो पीपल, द सिटी ऑफ 5 मिलियन पीपल, काबुल की बात हो रही है। इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ने इनको घेरा और इनको जीत लिया। अशरफ गनी भाग गए, इसके ऊपर तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। अमेरिकन ने अपनी एम्बेसी छोड़ दी है, वो काबुल एयरपोर्ट से धीरे धीरे करके भाग रहे हैं। यूएस सोल्जर्स एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं अपने यूएस डिप्लोमेट्स को बचाने के लिए, बाकी जो नाटो एलाइज हैं उनकी एम्बेसी के डिप्लोमेट्स को बचाने के लिए। ओवरऑल अगर आप देखो तो यूएस ने ये प्लेज किया था कि हम तालिबान को अफगानिस्तान के हर कॉर्नर में हरा देंगे। एक्चुअली में उन्होंने हरा भी दिया था, लेकिन इस हार को रिवर्स कर दिया पाकिस्तान ने, क्योंकि तालिबानियों को पाकिस्तान ने शरण दी और अब ये मर्डरस मिलिशिया अफगानिस्तान में कंट्रोल कर चुकी है। अफगान के ऊपर इनका कंट्रोल आ चुका है। सोल्जर्स लड़े नहीं, पुलिस ने अपने स्टेशन से अबैंडन कर दिए। जो पहले नॉर्दर्न अलायंस के वॉरलॉर्ड्स हुआ करते थे उन्होंने भी अपनी कंट्री छोड़ दी। नॉर्दर्न अलायंस का क्या सील है? तो नॉर्दर्न अलायंस के लिए आपको हिस्ट्री में घुसना पड़ेगा। जब आप देखोगे कि ओवरऑल 1996 में तालिबान ने एंट्री की थी, तो उस समय पे पूरे अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा नहीं किया था। जो उस समय के हेड ऑफ द तालिबान स्टेट थे, तो आपके यहां पे बताता हूं मैं, अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रबानी, ये पंजशीर वैली में चले गए थे और वहां पे इन्होंने अपना एक नॉर्दर्न अलायंस बनाया। और इस नॉर्दर्न अलायंस का टारगेट क्या था? तालिबान को पुश बैक करना, तालिबान के साथ लड़ाई करना। तो 1996 में जब तालिबान का कब्जा हुआ था, तो उस समय के जो देश के लीडर्स थे उन्होंने पंजशीर वैली में जाके नॉर्दर्न अलायंस लगाया और तालिबान के अगेंस्ट लड़ाई जारू रखी। लेकिन यहाँ पे कोई भी नॉर्दर्न अलायंस नहीं है। देयर इज नो नाइदर अलायंस, देयर इज नो गवर्नमेंट। पूरी की पूरी कंट्री तालिबान के हाथ में चली गई। बस कुछ ऐसे पॉकेट्स बचे हुए हैं जो कि तालिबान के हाथ में नहीं है। तो मतलब इस बार जो तालिबान की विक्ट्री हुई है, दैट इज मोर डिफाइनिंग देन द विक्ट्री ऑफ 1996। और अब न्यूज़ कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि ऑलरेडी अफगानिस्तान की प्रोविंसेस में एक 6th रिलीजियस लॉ इम्पोज कर दिया तालिबान ने, और जो भी उस रिलीजियस लॉ को अपोज कर रहा है तालिबान उसके खिलाफ सरेआम वायलेंस कर रहा है। पहले जब तालिबान पावर में था तो वुमेन को किसी भी प्रकार के काम करने की आज़ादी नहीं थी। वुमेन को अपने चेहरे ढक के रखने थे। जब भी वो घर के बाहर निकलेंगी वो मेल रिलेटिव्स के साथ बाहर निकलेंगी। बच्चियों को स्कूल जाने की परमिशन नहीं थी। कुछ इस प्रकार की न्यूज़ अभी भी निकल के आ रही है। तालिबान ने टीवी, म्यूजिक, पेंटिंग, फोटोग्राफी सब कुछ बंद कर दिया। माइनॉरिटीज़ को परसिक्यूट करना ये पहले भी किया है, अभी के लिए तो उन्होंने बोला है कि हम नहीं करेंगे। पता नहीं आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोई भी इस्लामिक कोड को अगर वॉलेट करेगा तो उसको मारा जाएगा। अब जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं वो तो अपने धर्म कानून के हिसाब से पूजा करते हैं, तो इस्लामिक कोड तो वैसे ही वॉलेट हो जाएगा। फिर केओटिक सीन्स हमको काबुल एयरपोर्ट पे देखने को मिले, एयरप्लेन से लोग गिर रहे हैं, इस प्रकार के सीन्स आपको देखने को मिले। तो हालात काफ़ी यहाँ पे खराब है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 1996 से ज़्यादा बड़ी जीत है यहाँ पे किसकी? तालिबान की। और सबसे खास बात यह है कि जब आज से सीन निकल गए, काबुल का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था वहाँ पे तालिबानी घुस गए, जो उनके लीडर थे वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे थे। इस प्रकार की जो सीन्स है ना, वो हमेशा जो बाइडेन और यूएसए को परेशान करेंगे। $2 ट्रिलियन और हज़ारों की तादाद में यूएस के सोल्जर्स ने अपना खून बहाया यहाँ पे। और ये सब किसके लिए? ये सब इसके लिए कि एक दिन तालिबान घुस के यहाँ पे कब्जा कर लेगा, और वही हुआ है यहाँ पे।
तो ये सब बातें हमने यहाँ पे देखी। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, सीरियस इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्लास्टिक वेस्ट रूल्स कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट। क्या बताया जा रहा है, रिसेंटली सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स को नोटिफाई किया 12 अगस्त को। ये रूल्स क्या बोलते हैं, दे एक्नॉलेज द ग्रेविटी ऑफ पॉल्यूशन कॉस्ड बाय प्लास्टिक आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे यूज। जो प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं एवरीडे यूज के, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, इस बात को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आइडेंटिफाई करते हैं। इन रूल्स के अंदर आप देखोगे कि जो मैन्युफैक्चर, सेल और यूज है सिंगल यूज गुड्स का, जो कि प्लास्टिक से बने हैं, पॉलिस्टीरीन से बने हैं, एक्सपेंडेड पॉलिस्टीरीन से बने हैं, ईयरबड्स, प्लेट्स, कप्स, इनको बैन कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। फिर ये बोला गया कि जो कैरी बैग्स हैं 30 सितंबर 2021 से जो भी कैरी बैग बनेंगे वो कम से कम 75 माइक्रोन के होने चाहिए। 31 दिसंबर से जो भी कैरी बैग बनेंगे वो कम से कम 120 माइक्रोन्स के होने चाहिए। अभी के लिए जो कैरी बैग बन रहे हैं वो कितने माइक्रोन्स के, 50 माइक्रोन से। तो ज़्यादा माइक्रोन्स के कैरी बैग बनाओ, ज़्यादा ड्यूरेबल हो और वो लंबे समय तक चले। सिंगल यूज़ के कैरी बैग्स को यहाँ पे बैन कर दिया गया। प्लास्टिक पैकेजिंग के ऊपर नियम कानून अभी निकाले जाएंगे, अभी के लिए डिटेल्ड नियम कानून उसके ऊपर निकाले नहीं गए हैं। और ये जो डिसीजंस लिए गए ना प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये किसकी रिकमेंडेशंस पे लिए गए, एक्सपर्ट ग्रुप की रिकमेंडेशंस पे लिए गए, जिसको बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स ने 2 साल पहले। इंडिया ने इन रूल्स के लिए प्रेज भी जीता है, ठीक है, फॉर असर्टिंग ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दैट इट वुड एलिमिनेट ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक्स बाय 2022। एक्चुअली में 2022 में इंटरनेशनली इंडिया ने क्या डिक्लेयर किया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक्स को 2022 तक इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला कि हाँ भाई हम ये बात करेंगे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि 22 स्टेट्स ने अब तक सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन कर दिया। तो अगर हम इतना प्लास्टिक बैन कर रहे हैं तो इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल के आना चाहिए, बट ऐसा दिख नहीं रहा है। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो अभी भी बहुत सारा वेस्ट वेटलैंड को चोक करता है, वाटर वेस्ट को चोक करता है, बहुत सारा वेस्ट ओशंस में पहुंच जाता है, माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट करता है। अभी भी ओशंस में जो प्लास्टिक डंपिंग है वो चालू है। तो कुल मिला के अगर हम इतने सारे नियम कानून बना रहे हैं तो ग्राउंड लेवल पे क्या उसका कुछ रिजल्ट दिख रहा है, उसका आउटकम क्या है, इस बात को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और आउटकम हमको यहाँ पे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। 2019-20 में 34 लाख टन वेस्ट जनरेट हुआ है, ठीक है। एनुअल वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इंडिया में बड़ा जबरदस्त है और उसमें से केवल 60% रिसाइकिल होता है। तो 40% कहाँ पहुंचेगा, या तो लैंडफिल्स में पहुंचेगा या ओशंस में पहुंचेगा। एक रिसेंट स्टडी करवाई गई है टॉप 100 ग्लोबल प्रोड्यूसर्स ऑफ पॉलीमर्स के द्वारा, that culminate in plastic wastes, found 6 of them waste in India. It is unsurprising therefore that in spite of the staggering problems, policymakers have been treading on eggshells. तो दुनिया भर में टॉप 100 ग्लोबल प्रोड्यूसर्स ऑफ पॉलीमर्स की जब एक स्टडी कराई गई तो पता चला कि दुनिया भर के जो टॉप नंबर के सबसे 6 पॉलीमर्स और प्लास्टिक पैदा करने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इंडिया में हैं। और इंडिया में भले पॉलिसी मेकर्स यहाँ बहुत नियम कानून बना रहे हैं, लेकिन अभी पॉलिसी मेकर्स एक्सेल तक ही पहुंचे। अंडे को उबालने के बाद जो उसका ऊपर का छिलका होता है ना, सिर्फ उस छिलके को हटा पाए हैं हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं। पूरा का पूरा अंडा जो प्रॉब्लम है वो अब तक नहीं हट पाई है। और ओवरऑल इंटरनेशनल व्यू भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। एक यूएन प्लास्टिक ट्रीटी बताने की बात की जा रही, वो यूएन प्लास्टिक ट्रीटी इस बात के ऊपर बात करेगी कि कितना प्लास्टिक ओशन में डंप किया जा सकता है, एनवायरमेंट में डंप किया जा सकता है, और अगर आप प्लास्टिक पैदा कर रहे हो तो उसको रिसाइकिल भी करो। इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस मारने की बात की जा रही है। मेजॉरिटी ऑफ G7 कंट्रीज ये बोल रही हैं कि भैया ओशंस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है ह्यूमन वेलबींग के लिए और इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है। अगर आप इंडिया की पॉलिसीज़ की बात करो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के लिए, तो डेफिनेटली दे आर लॉफ्टी। ओवरऑल देखा जाए तो उसमें टारगेट्स बहुत बड़े हैं, बट वो टारगेट्स मीट नहीं हो रहे। जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है, बट उसका रेगुलेशन गड़बड़ है। जो इंटेंट है उनको इम्प्लीमेंट करने की वो मिसिंग है। तो जिन स्टेट्स में आपकी पॉलिथीन बैन है, बड़े बड़े मॉलों में जाओगे तो भले ही आपको पॉलिथीन ना दिख जाए, लेकिन छोटे मोटे किराने के शॉप पे अभी भी ओपनली पॉलिथीन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है भाई। तो कुल मिला के प्रॉब्लम है यहाँ पे। फिर क्या बताया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स फेल्ट नो कंपल्शन टू रिप्लेस municipal contracts where companies are paid for haulage of mixed waste with terms that require segregation and counting of material। तो भाई क्या है कि म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं वो वेस्ट डिस्पोजल के लिए बहुत सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करती हैं। अब इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को साइंटिफिक बेसिस पर ऑपरेट करना चाहिए। जो भी इनको कचरा मिला
उसको सेग्रीगेट करना, प्लास्टिक वेस्ट को अलग करना, वेट वेस्ट को अलग करना, ड्राई वेस्ट को अलग करना और साइंटिफिक तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करना। तो म्यूनिसिपैलिटी ने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी प्राइवेट कंपनी को, अब उस प्राइवेट कंपनी ने कचरा डाल के कहाँ फेंका, क्या फेंका, वो म्यूनिसिपैलिटी ने नहीं देखा। यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी को अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए उस पर्टिकुलर कंपनी की जिनको वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो अगर म्यूनिसिपैलिटी ने किसी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि तुम इस कचरे को डिस्पोज ऑफ करो, तो उस कचरे को डिस्पोज ऑफ करना उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है। सही तरीके से प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट करना, उसको ठीक से रिसाइकिल करना, इंसरेशन करना, लेकिन ये सब हो नहीं रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो भी इस बात को ठीक तरीके से चेक नहीं कर रही हैं कि जो वो कूड़ा प्राइवेट कंपनीज को हैंड ओवर करती हैं डिस्पोजल के लिए, वो सच में कैसे डिस्पोज हो रहा है। तो रेगुलेशन गड़बड़ है। प्लास्टिक को बैन करना एक अलग बात है, बट बैन का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को देखना अलग बात है। और जितना आप इस चीज को डिले करोगे, उतना ही ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक्स आपकी फूड चेन में पहुंचेगा, उतना ही ज्यादा बीमारियां बढ़ेंगी, उतना ही ज्यादा लैंडफिल्स और ओशंस यहाँ पे पॉल्यूट होंगे। और लैंडफिल में कचरा पहुंचा तो जैसे ना तैसे करके ओशन और रिवर में पहुंच ही जाएगा। तो ये थी पूरी की पूरी न्यूज। आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इंस्टाग्राम पे चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के चाहे तो आप मदद कर सकते हैं। harshitdivedi.com पे जाके आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। इन सब चीजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, हैव अ ग्रेट डे।